इस यूनिवर्स का धन्यवाद, सब ऋषि महर्षि महान गुरुओं का धन्यवाद। प्रकृति में जो भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का सहयोग करता है, उन सबका धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो हमारा सब टाइप हो गया था शायद। यस सर। धातु है अगला। है ना कि धातु जो है किसी का कुछ कहना है पिछले चैप्टर के बारे में, हमने पीछे जो किया है उसके बारे में, या फिर धातु शुरू करें? सर आपने बताया बहुत अच्छा है, लेकिन अब दिमाग में कैसे रहे? वो तो एक दो बार और पढ़ेंगे तो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। उसका रिवीजन हो जाएगा ना एक बार तो आ जाएगा। जी सर। क्योंकि एक बार में तो कोई भी किसी को नहीं चीजें जाती, चाहे कोई कितना ही बड़ा वो क्यों ना हो। एक बार में तो किसी को भी जो है नहीं होता। चलिए, धातु हम कैसे चेक कर सकते हैं, है ना? ये 5th लेवल है। धातु 5th लेवल पर हम जो है चेक करते हैं। सात धातुएं हैं हमारी। इसको बायोलॉजिकल टिश्यूज बोलते हैं। मतलब धातु की जो पल्स होती है उसको बोलते हैं द एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज। बायोलॉजिकल टिश्यू को चेक करना, ठीक है? तो सात धातुएं, अब में से किस किस को पता है कि सात धातुएं कौन सी हैं? सर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमने और आर्तवा जो हमने अच्छा, पढ़ा था सर, ये इसमें भी पढ़ा था पहले भी। ओके। तो रस को मॉडर्न साइंस में क्या कहेंगे? प्लाज्मा सर। हाँ,
रस को प्लाज्मा, और रक्त तो रक्त है ही, ब्लड। मांस, मांस तो है ही फैट। मतलब जो मांस, मांस मतलब मांसपेशियां जो ऊतक होते हैं, मांसपेशी जो ऊतक होते हैं, मांसपेशी वाले टिश्यूज होते हैं। मेद, मेद, हाँ जी, फैट टिश्यूज है। फैट टिश्यूज। अस्थि, अस्थि बोन। मज्जा, बोन मैरो सर। बोन मैरो। शुक्र, ये अपना ये क्या बोलते हैं, पुरुष, पुरुष जनन होता है, मतलब स्पर्म उसे हम बोल सकते हैं। आर्तव, लेडीज का अर्थ होता है सर। हाँ, लेडीज। और ये जब सबका सारा सब बैलेंस में होता है तो फिर वो क्या बोलते हैं, लास्ट में तेज होता है बोलते हैं ना सर। ओज, तेज, प्राण। अच्छा, तो ये जो है, हम जब चेक करते हैं फिंगर्स पे, तो फिंगर्स पे चेक करते हैं तो हमारा हार्ट साइड से रस आता है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए 7 धातु में प्लीज। रस मतलब प्लाज्मा, रक्त, रक्त मतलब, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है एकदम साफ। ओके। रस, रक्त, नोट कर लिया। मांस, जी। मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ऑब्लिक आर्तव। शुक्ल, शुक्र की शुक्ल। हाँ शुक्र ऑब्लिक। स्पर्म लिख लीजिए, स्पर्म लिख लीजिए, मेल स्पर्म। जी जी। शुक्र ऑब्लिक सर। आर्तव है, फीमेल, क्या जो क्या बोलते हैं, ओवम। ओवम, ओवम। ओवम। सर आर्तव बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में आर्तव बोलते हैं। आ, तय के ऊपर रह और वह। सर हो गया। हो गया। फिंगर्स पे कैसे चेक करेंगे हम? फिंगर्स पे ये हमारी हार्ट साइड है, ये हमारी थंब साइड है। एक, दो, मेरे मोबाइल में एक ही बड़ी समस्या, तीनों फिंगर्स के मिड में शुक्र या आर्द्र, यहाँ पर भी शुक्र या आर्द्र, शुक्र या आर्द्र। इधर से शुरू कर दीजिए, रस, फिर यहाँ
रक्त, यहाँ आ जाएगा मांस, यहाँ मेद, अस्थि, मज्जा। नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछ लें। आप एक बार आराम से बना लो। मतलब इधर से हार्ड साइड से शुरू करना है रस, और फिर सभी मतलब जो ये आपके किनारे हैं उंगलियों के, डिस्टल एंड एंड प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। तो आपको प्रोक्सिमल एंड से शुरू करना है, प्रोक्सिमल एंड पे, फिर डिस्टल एंड पे, फिर प्रोक्सिमल एंड, फिर डिस्टल एंड, प्रोक्सिमल एंड, डिस्टल एंड। ठीक है, तो रस से शुरू करें और उसको सीक्वेंस में ले जाएं। शुक्र और आर्तव सभी फिंगर्स के बीच में आएगा, आप बना लीजिए एक बार। ये सब, ये रिंग फिंगर, रस, रस, फिर मिडल वाली फिंगर मास, मेड, अस्थि, मध्य, सूर्य, ऐसे करके होगा ना सर, रिंग फिंगर से। सर ओजस कहाँ पर होगा फिर? ओजस होगा ही नहीं अभी तो। अच्छा सर, मुझे लगा मैंने लिखा नहीं। नहीं नहीं, वो तो ये पूछ रहे थे कि ये तीनों बैलेंस में होते हैं, तो वो तीन चीजें होते हैं, ओज, तेज, प्राण। वो और आगे जाके आएंगी, क्योंकि ओज, तेज, प्राण किससे बनेगा, मतलब ये सही होंगे तभी तो बनेगा ना। ये तीनों ये धातुएं सही होंगी तो एक ये नाड़ी एक सीक्वेंस से चलती है, मतलब पहले आपको गति मिलती है ना, प्रकृति विकृति मिलती है आपको, वात पित्त कफ मिलता है, फिर उनके तीन भाग मिलते हैं, फिर उनके भी और आपको 5 भाग मिलते हैं। फिर ये एक सीक्वेंस है, फिर ओज, तेज, प्राण मिलेगा। हो गया। सर कौन सा हाथ रहेगा? दोनों हाथ में मिलेगा ऐसा ही सीक्वेंस? हाँ, लेकिन चेक करने वाले को राइट से ही चेक करना है। जी सर। ओके, तो ये 5th लेवल है ना।
और इस पर हम कैसे पहुंचते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रकृति जो हम मतलब सबसे डीप लेवल पे जाके चेक करते हैं, ठीक है, प्रकृति। और ये जो प्रकृति है ना, यह नाड़ी का मूल रूप है और सबसे स्थिर स्वरूप है जो पूरी लाइफ टाइम चेंज नहीं होता। एक नाड़ी का 7th लेवल है जो चेंज नहीं होता, जो कुछ कर ले। मान लो किसी का जन्म के समय है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट या ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि बचपन से कब्ज है, उनको कभी हो जाती है, कभी नहीं होती, कभी ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रकृति है वो विषम अग्नि की है। मतलब उनके जब वो कंसीव हुए माँ के गर्भ में, तो उस समय उनकी माँ की या पिताजी की विषम अग्नि थी। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। जी सर। हाँ, उस समय उनको या तो गैस्ट्रिक था या मतलब कुछ ना कुछ था उनको इशू, ठीक है। तो वो हमारी प्रकृति में आ गया, तो वह बदला नहीं जा सकता। उसको विषम अग्नि वाला वैसे ही परेशान होता रहेगा, वो सब डॉक्टरों को फेल कर देगा। ठीक है, सबको फेल कर देगा, क्योंकि वो ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए प्रकृति जानना सबसे पहले मस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रकृति ओरिजिनल चीज है ना? प्रकृति ओरिजिनल है। और दूसरा, ये जो धातु की जो नाड़ी है, ये शरीर की जो क्रिया विज्ञान है उसको दर्शाती है। ठीक है, धातु शरीर की ऐसा भी कह सकते हो, शरीर की क्रिया विज्ञान की एक परत है। यदि धातु अग्नि कमजोर हो जाती है तो लंबे समय के असंतुलन या दीर्घकालीन असंतुलन नाड़ी में जो है मतलब धातु की नाड़ी में प्रकट हो जाते हैं या दिखते हैं। मतलब धातु अग्नि यदि कमजोर हो गई तो नाड़ी में हमें जो असंतुलन दिखेगा वो लंबे समय के दिखेंगे। क्योंकि क्यों दिखेंगे लंबे समय के? क्योंकि धातु 5वें नंबर पर आती हैं। मतलब हमने जो खाना खाया उसमें पहले रस बना, फिर रक्त बना, मांस, फिर मेद, नहीं सॉरी, छठे 7वें नंबर पे बनती है शायद। हाँ, 5वें 6ठे नंबर पे बनती है धातु, उसका एक सीक्वेंस है।
तो मतलब धातु बनना बहुत लंबे उसकी वो है। यदि इसके धातु अग्नि कमजोर हो जाती है तो इसका मतलब व्यक्ति लंबे समय से बीमार है। और इसमें जब परिवर्तन होता है या कमजोर होती है तो आम और दोष आम और दोष दोष के प्रभाव इस विकार का कारण बनते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, आम तथा दोष या प्रभाव इस विकृति का कारण बनते हैं, बन सकते हैं। मतलब कि कोई कहे कि धातु अग्नि कमजोर कैसे होती है, तो कैसे कमजोर होती है? आम और दोष या प्रभाव, इन दो चीजों से जो है धातु अग्नि कमजोर होती है। आम मतलब टॉक्सिन्स, ठीक है, और दोषीय प्रभाव मतलब उसमें किसी दोष का कैसा प्रभाव है। धात्वा अग्नि की जो स्थिति होती है वो कोई भी उत्तक है उसके मात्रात्मक और गुणात्मक, मतलब धातु की अग्नि जो है उसकी स्थिति कैसी होगी, मतलब स्थिति सही है, कमजोर है, मजबूत है, काम चलाऊ है, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड होगी? जो जिस उत्तक से वह बनी है धातु, जिस उत्तक से बनी है उसकी मतलब यानी कि मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, एवं गुणात्मक मतलब कि क्वालिटी क्या है। क्वांटिटी एवं क्वालिटी दोनों पर डिपेंड करती है। जैसे एक उदाहरण हम समझें कि मतलब धात्वा अग्नि की स्थिति उत्तक की उस पे क्वालिटी और क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है, या उससे कैसे जैसे किसी की उच्च धातु अग्नि हो, किसी व्यक्ति की उच्च धातु अग्नि हो, तो उच्च धातु अग्नि के जो टिश्यू हैं, मतलब उच्च धातु अग्नि जो हमारे टिश्यू हैं उनके क्षय मतलब कि डिजेनरेट लॉस, है ना, उनके अक्षय का कारण बनती है उच्च धातु अग्नि। जबकि कमजोर धातु अग्नि हो तो वो अपरिपक्व, असंसाधित कच्चे उत्तक के संचय का कारण बनती है। सर ये रिपीट कर दीजिए ये वाला, कमजोर धातु अग्नि। हाँ, ये देखो कमजोर धातु अग्नि जो होती है, मतलब कोई चीज कमजोर हुई, मान लो हम चूल्हे पे आग जलाई हमने,
और आग कमजोर है। चूल्हे से दोनों एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। यदि धात्वा अग्नि उच्च हुई, यदि चूल्हे की आंच तेज हुई, तो क्या करेगी? रोटी को जला देगी जला सर। देगी। तो वैसे ही उच्च धात्वा अग्नि हमारे ऊतकों को क्षय कर देती है, जला देती है, नुकसान करती है, लॉस करती है, डिजनरेट करती है। जबकि यदि कमजोर धात्वा अग्नि है, मतलब कि आग चूल्हे में कमजोर है, कम है, जल नहीं रही है प्रॉपर, तो क्या करेगी? वो अपरिपक्व है। अपरिपक्व मतलब रोटी को कैसे छोड़ देगी? कच्चा। असंसाधित, असंसाधित मतलब कि उसका संशोधन नहीं हुआ। संशोधन मतलब कि वो रोटी संशोधित कब कब होगी, संस्कारित कब होगी? जब वह पूरी तरह पक के फूल जाएगी। असंसाधित कच्चे ऊतक का संचय का कारण बनती है। संचय मतलब कलेक्शन, यानी कि यदि चूल्हे में आग कम है तो उसमें सारी कच्ची रोटियां, बिना फुली हुई रोटियां कलेक्ट होंगे हमें। समझ आया? यस सर। और धातु के लेवल पर जो स्पर्श करने वाली उंगली के नीचे, मतलब हम मान लो किसी भी उंगली के तीनों उंगलियों पर है ना, सर तो उस पे जो स्पर्श हम जब करते हैं तो उधर की स्पाइक बताती है हमें कि ऊतक की अग्नि दबाव में काम कर रही है क्या। मतलब उंगली के नीचे हमें महसूस होगा कि जो स्पाइक की ऊतक की अग्नि दबाव में काम कर रही है। अच्छा, ये हम चेक कैसे करेंगे? पांचवें लेवल पे हम कैसे जाएंगे? हम पांचवें लेवल पर ऐसे जाएंगे, सबसे पहले हम मतलब आज को इसको है ना, यहीं पे हम पांचवा लेवल का पता करके और हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? तो पांचवें लेवल जी पर कैसे पता करेंगे? पांचवें लेवल का हम ऐसे पता करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे सेवंथ लेवल पर, सबसे पहले सातवें लेवल पर जाएंगे, सातवें लेवल से ऊपर आएंगे। सातवां लेवल कब आएगा? मतलब कि जब हम बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे और पहली स्पाइक हमें जहां मिल जाएगी किसी भी फिंगर में, तो वो यानी कि वो सातवां लेवल है। उससे ऊपर जाएंगे तो जैसे ही स्पाइक मिलेगी हमें वहां एक बार रुकेंगे और हल्का सा उससे ऊपर आएंगे, हल्का सा, तो यानी कि छठे पर आ गए। और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आएंगे, तो मतलब उंगलियों पे इतना कंसंट्रेट आपका होना चाहिए कि आपको उसका जो ऊपर उठने का जो लेवल है वो एकदम फोकस रहे कि अब कहाँ पहुंच गए हम, ठीक है? तो उसके लिए अभी मतलब ये जब लेवल और हो जाएगा तो फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे उसमें, है ना? तो उसमें क्योंकि फिर नाड़ी वाला खत्म होके हो जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा है, तो उसमें फिर और आगे जो आएंगे उसमें उसके लिए थोड़ा थोड़ा हम करते रहेंगे। 20 मिनट का वो कर लिया तो 20 मिनट मेडिटेशन किया, तो उससे मतलब आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है?
कंसंट्रेशन हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। तो छठे लेवल पर आती है मनस प्रकृति, उससे भी हल्का सा और ऊपर जाएंगे तो पांचवा लेवल आ जाएगा, यानी कि सातवें पे जाना है, सातवें से थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, बिल्कुल मतलब एक लेवल, और फिर एक लेवल और। ठीक है, अब इस बात को खुद से महसूस करके देखना कि नाड़ी के बिल्कुल एकदम सातवें लेवल पे जाके और हल्का हल्का ऊपर आते जाना, और हल्का सा ऊपर गए आए तो फिर महसूस करना, अलग महसूस होगा होगा आपको नाड़ी। फिर चेक करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आके अलग महसूस होगी, फिर और चेक करेंगे, अलग महसूस होगी। ऐसे सातों लेवल आप चेक करके देखना, अलग अलग महसूस होंगे आपको। ठीक है, और आपको एक और मैं बता देता हूँ, जिनकी स्वस्थ धातु होती है, स्वस्थ धातु होती है, उस धातु में स्पाइक नहीं दिखाई देता, ये ध्यान रखें। स्वस्थ धातु में स्पाइक नहीं आता है, लेकिन यदि कोई धातु कमजोर हो या फिर दोषीय, मैंने बताया था ना इसका कारण क्या होता है, बताया था ना कि इसकी विकृति का कारण आम और दोषीय प्रभाव Yes, sir. बनते हैं, है ना। तो दोषीय प्रभाव मतलब वात पित्त कफ, यदि कोई धातु या तो आम आम मतलब कि वहां पे टॉक्सिन्स है, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गई है, या फिर दोषीय प्रभाव यानी कि वात पित्त कफ से प्रभावित है, तो ही वहां पर स्पाइक पैदा होती है। ठीक है जी, तो हम जो है इन स्पाइक के बारे में और उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि मतलब कैसे ये स्पाइक पैदा हो रही हैं और कैसे किस प्रकार की चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, Yes, sir. सर जैसे अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि फिफ्थ लेवल पे, तो अपने आप को झूठ मूठ ही समझ लें कि हमारी धातु स्वस्थ है, हाँ क्योंकि अभी समझ ही नहीं आ अपने रहा फिफ्थ लेवल छू के तो भाई देखने पे। अपने आप को वहम में डालने का क्या फायदा है? तो सर समझ में नहीं आ रहे ना फिफ्थ वाले पे, तो ऐसा लग रहा है हम स्वस्थ हैं, व्यायाम ही है। हाँ, आपको वैसे ही वहम, आप एकदम स्वस्थ हैं। जी ठीक है, सर। कोई नहीं, मतलब है ना, इसके लिए देखो, एकदम शांत मन की आवश्यकता होती है, और मतलब उंगली पे इतना कंसंट्रेट करने की कि आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आपके उसके बिना मतलब उंगली ऊपर नीचे हल्की सी भी खिसकती है तो आपको पता चले। ठीक है जी, कोई नहीं, ये पता चल जाएगा आपको, नो टेंशन। ओके जी, ठीक है, Okay, sir. ओके सर। ओके, थैंक यू।